आज हम सबसे पहले आपको दो ऐसे शब्दों के बारे में बताना चाहते हैं जिनके नाम पर दुनिया भर में बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, बड़े बड़े एनजीओज ने बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खोल रखी हैं और उन दुकानों पर इन सामानों की बिक्री हो रही है। और ये दो शब्द हैं आज़ादी और लोकतंत्र। दुनिया भर में बड़े बड़े देशों ने, उनके नेताओं ने, थिंक टैंक्स ने आज़ादी और लोकतंत्र की आजकल सेल लगा रखी है और इन शब्दों को आजकल बहुत फैशनेबल माना जाता है। बड़े बड़े देशों की सरकारें, उनकी संस्थाएं, एनजीओज, यहाँ तक कि सोशल मीडिया कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की दुकानदारी आजकल इन्हीं दो शब्दों पर टिकी हुई है। आप जब भी इनसे बात करेंगे तो ये आपको या तो फ्रीडम की बात करेंगे आपसे या फिर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बात करेंगे। यानी ये लोग आज़ादी और लोकतंत्र के नाम पर एक बहुत बड़ी फंडिंग की दुकान चलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और आज़ादी और लोकतंत्र का सर्टिफिकेट बांटते हैं। और ये सर्टिफिकेट बांटना ही इनका बिजनेस मॉडल है। इसलिए आज एक ऐसा ही जाली सर्टिफिकेट आया है। आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी दुकान का विश्लेषण करेंगे जिसके लिए आज़ादी और लोकतंत्र मात्र एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हर साल रेटिंग का रूप देकर दुनिया भर में बेचा जाता है और बहुत से कमजोर और गरीब देश इन रेटिंग्स को मानने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे टेलीविजन की रेटिंग पॉइंट्स होती है जिसे आप टीआरपी कहते हैं। ये टीआरपी कैसा सिस्टम है आप सब जानते हैं। ये टीआरपी कैसे अर्जित की जाती हैं ये भी आप सबने भारत में देख लिया। लेकिन देशों की भी टीआरपी होती है, सरकारों की भी टीआरपी होती है और ये टीआरपी जारी करने वाली कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और वो अलग अलग देशों की टीआरपी जारी करती रहती हैं, उनके सर्टिफिकेट जारी करती हैं और दुनिया भर को बताती हैं कि ये सरकारें या ये जो देश हैं इन्हें किस तरह का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, ये अच्छा काम कर रहे हैं या ये खराब काम कर रहे हैं। और इन संस्थाओं की दुकानदारी ऐसे ही चलती रहती है। ये एक बिजनेस मॉडल है। आज हम आपको जिस दुकान के बारे में बताना चाहते हैं उस दुकान का नाम है फ्रीडम हाउस। नाम बहुत अच्छा है और यह अमेरिका के सबसे पुराने एनजीओज में से एक है। लगभग 81 वर्ष पुराना है और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एनजीओ हर साल दुनिया के दूसरे देशों को यह बताता है कि वहां के लोगों के पास कितनी आज़ादी है और वहां की व्यवस्था में लोकतंत्र की मात्रा कम हुई है या ज्यादा हुई है। और इस बार की रेटिंग बेचने के लिए भी इस एनजीओ ने अपनी दुकान का शटर एक बार फिर से ऊपर कर दिया है। यानी इस बार इन्होंने फ्रीडम और डेमोक्रेसी का नया सर्टिफिकेट जारी किया है और उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा है आज हम आपको बताते हैं। इस एनजीओ ने वर्ष 2020 के लिए दुनिया के 210 देशों की रेटिंग्स जारी की है। इसे आप, जैसा मैंने पहले कहा, टीवी की टीआरपी रेटिंग्स की तरह ही लीजिए, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम इस पूरी व्यवस्था को आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में आपका जानना जरूरी है। और इन रेटिंग्स में भारत को स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी भारत को एक ऐसा देश बताया गया है जहां लोगों के लिए आजादी लगातार कम हो रही है। लोगों को पूरी आजादी नहीं है, उनकी आजादी धीरे धीरे कम हो रही है। आप जब इस एनजीओ की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में लोकतंत्र या तो खत्म हो चुका है या धीरे धीरे खत्म हो रहा है और वहां के नागरिकों की आजादी बहुत सीमित हो गई है। और इस संकट से दुनिया को बचाने के लिए मुट्ठी भर देश ही आपकी मदद कर सकते हैं। और ये जो मुट्ठी भर देश हैं ये पश्चिमी देश हैं जिन्होंने पूरे दुनिया का ठेका ले रखा है। और ये देश हैं अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कुछ और देश। यानी इस रिपोर्ट को पढ़कर आप आसानी से भ्रमित हो सकते हैं और यह भी मुमकिन है कि आपको अपने देश में बहुत सारी कमियां भी नजर आने लगेंगी। यानी ये भी आप समझ लीजिए आज के ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसी है। लोकतंत्र के नाम पर बेची जाने वाली इन रेटिंग्स का असली रैकेट समझने के लिए सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट की कुछ ऐसी बातें हम बताएंगे जिन पर शायद आपको यकीन ही ना हो या ये बातें आपको हो सकता है हास्यास्पद भी लगें, आपको शायद इन पर हंसी भी आएगी। तो अब नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। फ्रीडम हाउस नाम का यह एनजीओ 25 फैक्टर्स के आधार पर ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स बनाता है जिनमें राजनीतिक स्वतंत्रता यानी राजनीतिक आजादी, नागरिकों के मौलिक अधिकार,
स्वतंत्र मीडिया, विरोध प्रदर्शन का अधिकार, विदेशी एनजीओज को काम करने की आजादी और स्वतंत्र चुनाव का मुद्दा इसमें शामिल किया जाता है और इन सब के आधार पर यह रेटिंग जारी की जाती है। और अहम बात यह है कि इस बार फ्रीडम हाउस ने इन सभी मापदंडों पर भारत की रेटिंग घटा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 210 देशों के ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स में भारत 5 स्थान नीचे आ गया है और अब उसकी रैंक 83 से बढ़कर 88 हो गई है। 83वें नंबर से बढ़कर 88वें नंबर पर चला गया है भारत। और हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो इस रिपोर्ट को देखकर बहुत ही आज खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं और वो सब तालियां बजा रहे हैं। भारत को राजनीतिक अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए इस एनजीओ ने 40 में से 34 अंक दिए हैं और नागरिकों के स्वतंत्र अधिकारों के मामले में 60 में से 33 अंक दिए हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी कक्षा में एक शिक्षक किसी छात्र को सिर्फ इसलिए फेल कर दे क्योंकि वो उस छात्र को पसंद नहीं करता, और इस संस्था ने भी यही किया है। भारत को 100 में से 67 अंक देने वाले इस एनजीओ ने अमेरिका को 100 में से 83 नंबर दिए हैं और उसे ऐसे देशों की श्रेणी में रखा है जहां राजनीतिक आजादी भी है और नागरिकों को भी पूरी आजादी है। और इस एनजीओ के ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि इसे अमेरिका से 80% फंडिंग मिलती है अमेरिकी सरकार से। यानी अगर इस एनजीओ को 100 रुपए मिलते हैं तो उसमें से 80 रुपए अमेरिका की सरकार से आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस रेटिंग में अमेरिका इतने अच्छे नंबरों से पास कैसे हुआ। असल में अमेरिका ने ही इस परीक्षा का आयोजन किया था और खुद को अच्छे नंबर से पास भी उसने करवा लिया, क्योंकि अगर रेटिंग्स निष्पक्ष होती तो लोकतंत्र और नागरिकों की आज़ादी के मामले में अमेरिका को इतने अच्छे नंबर कभी नहीं मिलते। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है इसी साल 6 जनवरी को अमेरिका में कैपिटल हिल पर हुई हिंसा, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। तस्वीरें ये आपको याद होंगी, पूरी दुनिया में ये तस्वीर ट्रेंड कर रही थी। उस दिन हमने भी आपसे कहा था कि अब अमेरिका भविष्य में इसके बाद लोकतंत्र और आज़ादी का सर्टिफिकेट दोबारा नहीं बांट पाएगा, क्योंकि उसके अपने देश में क्या हो रहा है पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन आप सोचिए, अमेरिका की संस्थाएं पूरी बेशर्मी के साथ आज भी वो सर्टिफिकेट बांट रही हैं। इस हिंसा में आपको याद होगा कई लोग घायल हुए थे, मौत भी हुई थी। और यही नहीं, अमेरिका में अश्वेत लोगों के खिलाफ हुई हिंसा में पिछले वर्ष भी 25 लोग मारे गए थे। लेकिन इसके बावजूद इस एनजीओ को अमेरिका का लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र से ज्यादा सुरक्षित और व्यावहारिक लगता है। लोकतंत्र और आजादी के नाम पर दुकान चलाने वाली संस्था ने जिन प्रमुख वजहों से भारत की रेटिंग घटाई है, अब वो आप देखिए। फ्रीडम हाउस का कहना है कि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान भारत ने ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हुई और जो प्रवासी मजदूर थे उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के कहीं भी जाने के अधिकार का हनन हुआ और बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को पैदल अपने घर जाना पड़ा। यह पक्ष इस संस्था का है, लेकिन सच क्या है अब आप ये समझिए। भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी और 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोरोना वायरस की वजह से अब तक लगभग 1,57,000 लोगों की मौत हुई है। लगभग 1.5 लाख मौत हुई है 135 करोड़ के देश में। जबकि दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली देश अमेरिका, जिसकी कुल आबादी सिर्फ 33 करोड़ है, वहां कोरोना वायरस की वजह से 5,18,000 लोगों की मौत हुई है। हमारे यहां 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है और वहां 5,18,000। इस हिसाब से देखें तो भारत को कोरोना वायरस पर रोकथाम में न सिर्फ बहुत बड़ी कामयाबी मिली, बल्कि वो अपने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाने में सफल रहा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस संस्था की जो नजर है वो अमेरिका में मरने वाले 5.25 लाख लोगों पर नहीं पड़ी। यही नहीं, भारत में लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद पूरे 5 महीने तक 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज दिया गया घर बैठे हुए। इस हिसाब से भारत ने अमेरिका जैसे लगभग 2.5 देशों को 5 महीने तक मुफ्त में अनाज बांटा है। और इससे यह भी पता चलता है कि इस रेटिंग में भारत को दिए गए कम नंबर प्रायोजित हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एक और कारण अब आपको बताते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने एनजीओज को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग के कानून में बदलाव किया और एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था पर कार्रवाई की, जिसकी वजह से भारत की रेटिंग कम कर दी गई। यह वही संस्था है जिस पर भारत में देशद्रोह और विदेशों से मिलने वाली फंडिंग में गड़बड़ी के आरोप है।
अब खुद सोचिए, क्या यह रेटिंग लोकतंत्र और आज़ादी के आधार पर तय की गई होगी? इस रिपोर्ट में भारतीय न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है और हमें लगता है कि यह भारत को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी कोशिश, साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है। अब आप ये समझिए कि जिसे देखिए, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो इस तरह के एनजीओ और संस्था हो, वो सबसे पहले ये बात करते हैं कि भारत में कानून व्यवस्था अब निष्पक्ष नहीं रही। जबकि आपने देखा होगा, आज भी अगर पुलिस किसी कानून में किसी भी कार्यकर्ता को, किसी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले अदालत ही न सिर्फ पुलिस को डांट लगाती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। इस एनजीओ ने यह दावा किया है कि भारत में इंटरनेट की आजादी भी सीमित हो गई है, जबकि देश का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इंटरनेट हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, यह हमें अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के साथ मिलता है और इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, यानी यह अनलिमिटेड अधिकार नहीं है। अमेरिका की इस रिपोर्ट में कश्मीर को भारत के नक्शे से अलग करके दिखाया गया है और कश्मीर को भारत से अलग रेटिंग दी गई है और इसे नॉट फ्री की श्रेणी में रखा गया है, यानी जहां ना तो राजनीतिक स्वतंत्रता है और ना ही नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। असल में जब इस एनजीओ ने 2018 का ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स जारी किया था, तब कश्मीर को आंशिक रूप से स्वतंत्र माना था, लेकिन उसके बाद 1 साल बाद ही इसी संस्था ने कश्मीर को नॉट फ्री की श्रेणी में डाल दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2019 में भारत सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। यानी इस रेटिंग से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के मसले पर यह एनजीओ पहले से ही भारत के खिलाफ है और कश्मीर की रेटिंग भारत से अलग करके दिखाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन्होंने जो नक्शा जारी किया भारत का, उसमें से जम्मू कश्मीर के नक्शे को काट दिया, जो कि संविधान के हिसाब से और भारत के कानून के हिसाब से गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। इसलिए इस संस्था पर भारत की सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा इसने जम्मू कश्मीर के अलग आंकड़े जारी किए हैं और जम्मू कश्मीर का अलग नक्शा जारी किया है। ऐसा दिखाया है जैसे जम्मू कश्मीर एक अलग देश है। यह भी गैर कानूनी है और इस पर भी, इस संस्था पर कानूनी मामला बनता है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। आज ये समझने का भी दिन है कि इस तरह की रेटिंग्स की जरूरत क्यों पड़ती है और इसका किस तरह इस्तेमाल होता है। कुछ पॉइंट्स में से समझिए। पहली बात, फ्रीडम हाउस की रेटिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका के मीडिया संस्थान और वहां के सांसद करते हैं और ऐसा करके उन देशों की छवि खराब की जाती है जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं होती और ये सारे लोग मिलकर अपनी दुकान चलाते हैं। दूसरी बात, अमेरिका की सरकार इन रेटिंग्स के तहत यह तय करती है कि दुनिया के किन देशों को वो कितनी आर्थिक सहायता देगी, यानी ये एक पूरा पैसे को मैनेज करने का उसकी एक व्यवस्था है। जो देश इस सूची में सबसे ऊपर होते हैं उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है, जो इसमें नीचे होते हैं उन्हें या तो कम पैसा मिलता है या आर्थिक सहायता रोक दी जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका की सरकार ने 2004 से 2016 के बीच 12 साल में 10 बिलियन US डॉलर यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए दुनिया के अलग अलग देशों को दिए हैं और इनमें सबसे ज्यादा फंडिंग उन देशों को मिली जिनकी रेटिंग अच्छी थी। इसलिए आपको यह कहते हैं, जैसे हमारे देश में कहते हैं कि जिन न्यूज चैनल्स की टीआरपी अच्छी होगी, पैसा भी वहीं आएगा, विज्ञापन भी वहीं आएगा और यह सब कुछ मिलकर एक व्यवस्था बन जाती है और उसके बाद चैनल किसी भी तरीके से कुछ भी करके इस टीआरपी को हासिल करना चाहते हैं। कभी खरीदने की कोशिश करते हैं तो कभी आपको सस्ता कंटेंट दिखाकर टीआरपी अर्जित करने की कोशिश करते हैं और फिर इस टीआरपी को बाजार में बेचा जाता है और उससे विज्ञापन आते हैं और इस तरीके से टीआरपी ही कमाई का साधन बन जाती है। आप ये समझ लीजिए कि ये भी देशों की टीआरपी है और इससे तय होता है कि अमेरिका किस देश को कितना पैसा देगा। वर्ल्ड बैंक इस रेटिंग के आधार पर वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स नाम की एक सूची तैयार करता है और इस सूची का आधार फ्रीडम हाउस की यही रेटिंग्स होती हैं। यानी वर्ल्ड बैंक से किन देशों को कितने मदद मिलेगी, यह भी इस रिपोर्ट पर काफी हद तक आधारित होता है। और चौथी बात यह कि इस तरह की रेटिंग एजेंसी का इस्तेमाल अमेरिका अपनी विदेश नीति को साधने के लिए भी करता है। यानी जिस देश से उसका टकराव होता है उन देशों की रेटिंग कम करवा दी जाती है और जो देश इसका समर्थन करते हैं उनकी रेटिंग ऊपर कर दी जाती है। इसका जिक्र ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी अपनी एक रिसर्च में किया था।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ष 1972 से लेकर 2010 तक जारी की गई फ्रीडम हाउस की रेटिंग्स का अध्ययन किया और इस अध्ययन में यह पाया कि अमेरिका की जिन देशों के साथ वैचारिक दोस्ती है उन्हें अच्छी रेटिंग दी जाती है और जिनका लोकतंत्र अलग है या संवैधानिक मूल्य अलग हैं उन्हें कम रेटिंग दी जाती है। और इसी में तब यह भी पता चला कि अमेरिका जिन देशों के साथ अपनी विदेश नीति को लेकर संतुलन नहीं बैठा पाता उन देशों को ऐसी रेटिंग में कभी ऊपर स्थान नहीं दिया जाता। फ्रीडम हाउस नाम के इस एनजीओ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1941 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी। उस समय इस संस्था का मुख्य उद्देश्य दुनिया को यह बताना था कि अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका की यह बहुत पुरानी चाल है और अमेरिका ने बहुत पहले से ही अपने आप को दुनिया का ठेकेदार बना लिया था। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद यह एनजीओ बंद नहीं हुआ और शीत युद्ध के समय इसने दूसरे देशों में अमेरिका की छवि सुधारने का काम किया, अमेरिका की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का काम किया। और यह वही समय था जब अमेरिका को लोकतंत्र का चैंपियन घोषित कर दिया गया और तब से अमेरिका ही लोकतंत्र का चैंपियन बना हुआ है। समझने वाली बात यह है कि इस एनजीओ को बनाने वाली महिला एलेनोर रूजवेल्ट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का नेतृत्व कर रहे थे। इस एनजीओ को इसलिए बनाया गया ताकि यह अमेरिका के हितों के लिए काम कर सके, यानी एक पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी ने इस एनजीओ को बनाया है। हालांकि स्थापना के 31 वर्षों के बाद 1972 में इसने दुनिया भर के देशों को लोकतंत्र की रेटिंग देनी शुरू की और जब 1980 के दशक में अमेरिका की सरकार ने डेमोक्रेसी असिस्टेंस नाम से एक फंडिंग कार्यक्रम शुरू किया तो फ्रीडम हाउस इस कार्यक्रम के तहत फंडिंग हासिल करने वाले उन एनजीओज में से एक बन गया। इसके बाद स्थितियां बदली और जिस संस्था को वर्ष 1984 तक अमेरिका की सरकार से एक पैसा नहीं मिलता था उसे 2020 आते आते सरकार से 80% फंडिंग मिलने लगी। यानी आज इसे सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका की सरकार से ही मिलता है। इसलिए इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि यह अमेरिका की सरकार के बारे में कुछ भी लिख सके। 2006 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम हाउस को ईरान में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए भी अमेरिका की सरकार से फंडिंग मिली थी। यही नहीं, फ्रीडम हाउस में काम कर चुके कई लोगों को अमेरिका की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर भी नौकरी मिल चुकी है। जैसे इसके पूर्व अध्यक्ष डेविड कार्मर को अमेरिका का असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। इसके अलावा मैक्स कॉम्प्लेमैन, जो एक समय फ्रीडम हाउस के बोर्ड मेंबर थे, उन्हें भी अमेरिकी राजदूत बनाया गया और फ्रीडम हाउस के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेनिफर विंडसर को बाद में यूएस एड में महत्वपूर्ण पद पर नौकरी दी गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.